हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल थर्मल लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपका सारा नंबर क्लियर हो जाएगा 70 में 70, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर वीडियो बनाइए आंसर के साथ, तो इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखोगे तो पूरा आप लोगों का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज रात अगर आपने ये पूरा प्रश्न पढ़ लिया ना तो कल पेपर में छाप कर आओगे, छोड़कर नहीं आओगे एक भी क्वेश्चन, क्योंकि ये मैंने वो क्वेश्चंस लिए हैं जो 100.2% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ये कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को सबसे पहले सारे स्टूडेंट लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो बहुत सारे बच्चे का कमेंट था सर लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर के साथ पढ़ाइए, तो चलो हम लोग सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों का सारा नंबर क्लियर हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। तक जरूर देखना, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे और आंसर के साथ देखेंगे, पूरा आंसर भी देखेंगे, ठीक है। और ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, और जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा वो क्वेश्चंस देखेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे आप लोग पहला प्रश्न देखो, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप गाइड बुक कहीं भी देखोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उनके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, जो फ्रांस की क्रांति है वो कब हुई और उसका मुख्य कारण क्या था। देखो क्वेश्चंस कई प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा माइंड में सेट रखना कि क्वेश्चंस एक नहीं, दो नहीं, 5-6 तरह से पूछे जा सकते हैं, वो भी सोशल साइंस में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले फ्रांसी, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर देखेंगे, और आंसर में देखो 1789, ठीक है। ये सन भी याद रखना, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है, ठीक है, कि फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो ये आप लोग याद रखना। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई। क्या हुआ? एक क्रांति हुई जिसके द्वारा वहां के शासन का अंत हुआ। वहां का शासन जो था वह काफी खतरनाक था, बेकार था, ठीक है, और उनका अंत हुआ, और वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई, और वहां पर जो लोकतंत्र की स्थापना हो गई, जैसा जनता चाहते थी वैसा हो गया, ठीक है। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। इस क्रांति के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ये फ्रांस की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है और बहुत ही खतरनाक क्रांति है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस कारण। पहला, अयोग्य शासन। अयोग्य का शासन का मतलब हो जो अयोग्य है, जिनका कोई योग्य नहीं है, वो लोग शासन कर रहे थे, ठीक है। जैसे एक होता है पढ़ा लिखा और एक होता है, मतलब पढ़ा लिखा है वो योग्य है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ या अयोग्य है, लेकिन फिर वो अयोग्य शासक था। जैसे फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर लुई वंश का शासन था। फ्रांस की क्रांति के समय वहां पर किसका शासन था? लुई वंश का शासन था। लुई वंश, ठीक है। अब लुई वंश का शासन था जिसका शासक लुई था, जिसका शासक लुई था, एंड वह एक अयोग्य जो अयोग्य था, जिसका कोई योग्य नहीं था, ठीक है। जिद्दी, जो जिद्दी था, तुरंत मार देता था, ठीक है। और अदूरदर्शी और कर्तव्यहीन का मतलब कोई काम नहीं करता था, जनता के प्रति कोई भी काम नहीं करता था, कर्तव्यहीन था, ठीक है। मतलब ये सारी उनकी कमियां थी। शासक था या निरंकुशता को कायम रखता था, मतलब कायम रखना चाहता था, तो निरंकुशता है, ठीक है। एंड इस कारण जनता विरोध करती थी, इसी के कारण जनता इनकी खूब विरोध करती थी कि इस शासन को अंत किया जाए, इसीलिए क्रांति हुई और इन शासन का अंत किया गया, लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये कारण पहला है, अयोग्य शासक, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके टाइप से बता रहा हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। दूसरा देखो मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में वो लोग थे जो शिक्षित थे, अच्छे थे, जिनका कोई योग्य था, फिर भी उनका कोई मतलब दबदबा नहीं था, ठीक है। मतलब जो शासक था वो अयोग्य था, तो अयोग्य लोगों को ही वो आगे ले जाता था। देखो यहां पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण, यहां पर जो औद्योगिक क्रांति है उसके होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया था, जो मध्यम वर्ग है उसका उदय हो गया था औद्योगिक क्रांति होने के कारण, जिसमें छोटे उद्योगपति, जो छोटे उद्योगपति हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ठीक है, सब शिक्षित हैं, डॉक्टर हैं भाई, वकील हैं, इन लोगों में वो लोग नहीं लगेंगे। अध्यापक हैं, अधिकारी हैं, ठीक है, इसमें अधिकारी आते थे, ठीक है, ये सारे लोग आते थे। लेकिन जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इन सबने पूर्ण समर्थन किया। इन सबने, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इन्होंने पूर्ण समर्थन किया उनका कि इस शासन का अंत किया जाए, लोकतंत्र की स्थापना की जाए, क्योंकि इन लोगों का शिक्षा था, इनके पास योग्य था, फिर भी इनकी कुछ नहीं सुना जाता था। तो फिर इन लोगों भी मतलब सोचते थे कि इनका अंत किया जाए,
राजशाही के विरुद्ध ये लोग भी कदम उठाए, ठीक है, और इसका पूर्ण समर्थन किया मध्यम वर्ग के लोग भी, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखना। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, यहां देखो, तीसरा पॉइंट है आम जनता की दयनीय स्थिति। जो आम जनता है, जो जनता थी, जो काम करते थे, किसान थे या फिर और जो जनताएं थी, उनकी दयनीय स्थिति थी। दयनीय स्थिति का मतलब कि दया आती थी अगर देख लो तो। जैसे इस समय शासक जो था उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग थे, जो उच्च वर्ग जिनके पास बहुत सारे पैसे थे, राजा थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन लोगों का शासक था, ठीक है। उच्च वर्ग जो उच्च वर्ग में आते थे और कुलीन वर्ग जो कुलीन वर्ग में आते थे, ठीक है। इन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग और मजदूरों का कोई नहीं सुनता था, ठीक है। तो ये है, ठीक है, इनका शासक था। और फिर मतलब देखो, इस समय शासक जो है उच्च वर्ग कुलीन वर्ग जहां विलासिता जीवन व्यतीत कर रहा था, मतलब जहां विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वही मतलब ये लोग अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे, इनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन कठिनाई किसके थी? वहां आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी। जो आम जनता है, किसान है या फिर और जो भी लोग हैं, आम जनता है, ठीक है, जिनके पास रहने के लिए घर ना हो, ठीक है, मतलब उनकी स्थिति दयनीय थी। तथा लोग रोटी रोजी को तरस जाते थे, मतलब जो लोग थे वो रोजी रोटी के लिए तरस जाते थे, ठीक है, खाने के लिए तरस जाते थे, क्योंकि ऐसी स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट देखो, यानी कि चौथा कारण है मजदूर वर्ग की दुर्दशा। जो मजदूर वर्ग थे उनकी भी बहुत ही बेकार दुर्दशा थी इस काल में, ठीक है। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए, मतलब इस समय जो फ्रांस है, फ्रांस में जो भी उद्योग स्थापित हुए थे उनमें मजदूरों के कार्य करने के स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थी। जो मजदूर थे, मजदूरों को काम करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक जो स्वास्थ्य उनका था उतना अच्छा नहीं था, परिस्थिति अच्छी नहीं थी। मजदूर वर्ग की दुर्दशा बहुत खराब थी। जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनकी दुर्दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी, दयनीय थी, बेकार था, ठीक है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा था। ऐसे सरकार के रहने से क्या फायदा, ठीक है, इसीलिए इनका सारे लोग विरोध करते थे। अपने मन से भी बना बना कर लिख सकते हो, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर भी कई प्रतिबंध लगा दिए गए, ठीक है। इस समय ऐसा था कि फ्रांसीसी सरकार ने स्वतंत्रता पर भी कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे थे, ठीक है। यहां तक कि अनेक धार्मिक जो धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। यहां तक कि जो अनेक धार्मिक थे, धर्म के प्रति जो विश्वास था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। इन सब कारणों से जनता में असंतोष की भावना जागृत हो गई और वह क्रांति मार्ग पर बढ़ रही थी, और वो जो थी क्रांति आगे बढ़ रही थी, ठीक है, कि इस क्रांति को अच्छे से निभाया जाए, कराया जाए, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट, 5 कारण याद रखना। इसके बाहर आप अपना खुद से कुछ और लिख सकते हो, यानी कि बहुत है इतना, ठीक है। अगर आप इतना लिखोगे अच्छे से डिटेल में, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, तो बहुत है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है आंसर के साथ। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, पूरा आंसर आप लोगों को ऐसे लिख कर आना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, ब्लैक कलर से, और अच्छे से हैंड राइटिंग अच्छी हो, लिख कर आना, फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। जो इटली का एकीकरण हुआ था उस पर आपको प्रकाश डालना है। या फिर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछेगा कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम लिखिए। जो इटली का एकीकरण हुआ था उनमें जितने भी नेता थे, 3 नेता थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उनका नाम बताना है, ठीक है। तो वो सारी क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछ सकता है, तो मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं। सबसे पहले 19वीं शताब्दी की बात है। 19वीं शताब्दी में इटली एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जो 19वीं शताब्दी है, तो 19वीं शताब्दी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो निम्न प्रकार से थी। जो निम्न प्रकार से थी, पहला देखो, पहला पॉइंट, इस समय इटली अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्यों में विभाजित हुआ या फिर बिखरा हुआ था। मतलब इस समय इसको हमें एकीकृत करना था, इसका एकीकरण करना था। लेकिन अब इटली कैसा था? इस समय जो इटली है अनेक वंशानुगत राज्यों व बहुराष्ट्रीय हैबसबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था, ठीक है, पूरा बिखरा हुआ था इटली, कई सारे मतलब राज्यों में। अब यहां देखो, इटलावी भाषा जो इटली की भाषा थी संपूर्ण इटली में नहीं बोली जाती थी। अब ऐसा भी था, जो इटलावी भाषा था, जो इटली का मेन भाषा था, वो पूरे इटली में नहीं बोली जाती थी। अनेक स्थानों पर इनके अनेक रूप से प्रचलित थे। अनेक स्थानों पर इनके कई सारे रूप थे जो प्रचलित थे। इस प्रकार से बोला जाता था, दूसरे प्रकार से इटली कहीं बोला जाता था, कहीं दूसरा भाषा, ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट देखो कि 1830 के दशक में जूसेप्पे मैत्सिनी, 1830 की दशक की बात की जा रही है, में जूसेप्पे मैत्सिनी ने
इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। ठीक है, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। ठीक है, और यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की, और जो यंग इटली मतलब नामक गुप्त संगठन की स्थापना भी की। तो ये पॉइंट याद रखना, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी मेन है। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सिनी ने इटली को एकीकृत करने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया और उसने यंग इटली नामक गुप्त संगठन की स्थापना की। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि सार्डिनिया पीडमार्ट ने प्रधानमंत्री, जो सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री हैं काबूर, ठीक है, काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए प्रारंभ हुए या प्रयास किया, आंदोलन के नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, जो मतलब सार्डिनिया पीडमार्ट के प्रधानमंत्री थे काबूर ने इटली के राज्यों को संगठित करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हुए और आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। जो ये आंदोलन चलाया जा रहा था उसके नेतृत्व प्रदान किया, उसके समर्थन थे। ठीक है, उसका समर्थक थे। ठीक है, मदद किए, ये ध्यान रखना। अगला है 5वां नंबर पॉइंट, यहां देख लो थोड़ा सा कि आप लोगों का यहां ध्यान से देखो। 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। कब की बात है? 1859 ईस्वी की में सार्डिनिया पीडमार्ट ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। यह युद्ध में ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में अनेक सैनिकों ने भाग लिया। जो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी हैं उनके नेतृत्व में बहुत सारे सैनिकों ने भाग लिया, ताकि ये युद्ध मतलब ये जो हमारा एकीकरण की प्रक्रिया है वो पूरा हो सके। बहुत सारे सैनिक थे। ठीक है, और मेन अब आता है कि 1861, ये सन पूछा जा सकता है, में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया और 1870 में एकीकरण पूर्ण हो गया। 1870 में जो हमारा इटली का एकीकरण है वो पूर्ण हो गया था। बस इतना आपको इटली के एकीकरण में लिखना है, कुछ है नहीं। अगर आप थोड़ा सा कोशिश करोगे अच्छे से तो फिर याद भी हो जाएगा और आप लोगों का पूरा क्वेश्चन भी समाप्त हो जाएगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। यहां क्या पूछ रहा है कि सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह आपने नाम सुना होगा, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाएगा सत्याग्रह मतलब सत्य की तरफ आग्रह होना। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं, जैसे थोड़ा सा मैंने पॉइंट भी लिखा है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी परिभाषा थोड़ा सा समझाता हूं कि सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह, जो सत्य है सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। जो सत्य है सत्य की खोज करना है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, आपने सुना होगा। तो वही चीज पर पहले गांधी जी ने अपना प्रबल समर्थक दिया, मतलब गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। गांधी जी ने इसका मदद किया, इसके पीछे मतलब बहुत ज्यादा समर्थन किए। ठीक है, ताकि ये जो सत्याग्रह आंदोलन है ये चल सके और सत्य की तरफ सभी को आग्रह किया जाए, सत्य बोला जाए। ठीक है, तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की। मैं 3 पॉइंट में बताता हूं कैसे व्याख्या की। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर जो आपका उद्देश्य है वो सच्चा है, ठीक है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, यदि आप अच्छे हो, आप सत्य हो और आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। तो आपको उससे लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सत्य हो तो आपकी जीत होगी, ये इसका मतलब है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपना संघर्ष में सफल हो जाते हैं। यहां कहने का मतलब प्रतिशोध की भावना, जो प्रतिशोध होता है एक दूसरे से घृणा करना या आक्रामकता या फिर लड़ाई के सहारे बिना मतलब इन सब के बिना आप सत्याग्रही हो तो केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हो। बस इतना ध्यान रखना। ये हमारा दूसरा नंबर पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। कोई भी संघर्ष हो उसके लास्ट में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था, इस पर जो गांधी जी हैं उनका अटूट विश्वास था। और अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। और जो अहिंसा का धर्म है वो सभी भारतीय, जितने भी भारतीय लोग हैं उनको एक सूत्र में एक साथ बांध सकता है। ये हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए। ये हमारा सत्याग्रह के विचार हैं जो जानना जरूरी था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके 3 पॉइंट हैं जो मैंने बहुत सिंपल पॉइंट रखे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बहुत आसानी से याद हो जाए। तो चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 समझो, इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। जो भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि के वैश्वीकरण जो है उस पर पड़ने वाले प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। या फिर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे टाइप से पूछ सकता है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, इसलिए मैंने ये कहा है कि जितना भी मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के साथ बता रहा हूं याद कर लो, नोट कर लो, बोर्ड एग्जाम में हिट कर देगा। ठीक है, आप लोग टॉपर बनोगे अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे। ठीक है, देखो वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य है, जो वैश्वीकरण है उससे हमारा तात्पर्य है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, जो हमारा आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, तीन चीज याद रखना, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक दूसरे के निकट आ जाना, एक दूसरे के निकट आ जाना, एक दूसरे से जुड़ना। जैसे एक दूसरे दूर दूर होते हैं तो किसी के द्वारा भी जुड़ जाए, एक दूसरे का आदान प्रदान से, एक सामान का आदान प्रदान से या फिर किसी भी चीज के आदान प्रदान से एक दूसरे से जुड़ जाना। वैश्वीकरण विभिन्न चीज जो होते हैं एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी। वैश्वीकरण से विभिन्न चीजें जो हैं एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, तो जिससे उच्च कोटि की चीजों से ही बाजार में टिक सकी, जिससे जो उच्च कोटि की चीजें हैं बाजार में टिक सकी। ठीक है, ये हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट वैश्वीकरण के बारे में, वैश्वीकरण की परिभाषा, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझना था वैश्वीकरण के बारे में, जो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट समझूंगा कि वैश्वीकरण के कृषि पर अच्छे प्रभाव पड़े, कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े जो निम्नलिखित हैं, कुछ बुरे प्रभाव भी पड़े। तो मैं आपको अच्छे प्रभाव और बुरे प्रभाव दोनों बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको कुछ अच्छे प्रभाव बताता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत दूसरे देशों के अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। मतलब भारत है अपने देशों का जो अन्न है उसका निर्यात किया, दूसरे देश में भेजा और जो चीज उनको जरूरत है उन चीज को वहां से मंगा लिया बराबर। तो काफी अच्छा है भाई, ऐसा करना चाहिए। मान लो हमारे पास कोई चीज नहीं है तो दूसरे से ले लेते हैं और जो हमारे पास एडवांस है मैं उनको दे देता हूं। वही चीज यहां समझा रहा है कि भारत जो है दूसरे देशों को अन्न का निर्यात कर अपनी जरूरत का अन्य सामान खरीदने लगा। दूसरा पॉइंट है विभिन्न फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीजों की अधिक उत्पादन होने लगा। जो विभिन्न फसल हैं, विभिन्न फसल के मांग बढ़ने से भारत में इन चीजों का अधिक उत्पादन होने लगा। ठीक है, इन चीजों का जब जैसे मांग बढ़ेगी तो लोग और ज्यादा उस चीज को लगाएंगे कि इसकी मांग ज्यादा है भाई, इसमें फायदा ज्यादा है, तो फिर इन चीज को और लगाना चाहिए, तो फिर ऐसे और अधिक उत्पादन होने लगा। तीसरा है वैश्वीकरण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली चीजों के एक दूसरे को बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते थे। ठीक है, इतना चीज तो आपको फायदे हैं, अच्छे प्रभाव हैं। अब बुरे प्रभाव देख लो, वैश्वीकरण से पड़ने वाले बुरे प्रभाव। पहला, विश्व के धनी देश, जो धनी देश हैं, धनी देश के विभिन्न विकासशील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य कृषि से प्राप्त वस्तुओं को बड़ी मात्रा में भरनी शुरू कर दी। मतलब सस्ता अनाज लेकर उसको भरना शुरू कर दिया, बाद में इसकी दाम बढ़ेगी। ठीक है, ये पहला आपका प्रभाव है, गलत प्रभाव, बुरा प्रभाव। दूसरा है कि विश्व के जो धनी देश हैं, जो विकास कर चुके हैं, धनी देश हैं, निर्धन देश जो गरीब देश हैं, ठीक है, गरीब देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते थे। जो मतलब अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों से सस्ती दामों पर अनाज खरीदने की कोशिश करते थे। तीसरा पॉइंट है कृषि के वैश्वीकरण के कारण छोटे किसानों को कृषि कार्य को छोड़ना पड़ा, क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते, मतलब उतना ज्यादा वो ये सब नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग 3 पॉइंट लिख देना जो कि आपका बुरे प्रभाव है। ठीक है, उधर आपके अच्छे प्रभाव, बुरे प्रभाव दोनों हो गए। अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर में भी पूछा गया था। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? जो परिवहन होता है तथा जो संचार के साधन होते हैं वो किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो वस्तुएं जो हैं, सेवाओं तथा लोगों को, वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुओं या सेवाओं का या फिर एक लोगों को स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है। चाहे वस्तु हो या सेवाएं हैं या फिर कोई लोग हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही परिवहन कहलाता है। और यह परिवहन 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से किया जाता है। पहला जल स्थल जो भूमि पर होता है, दूसरा जल, तीसरा वायु। ये हमने बताया आपको परिवहन के बारे में। अब संचार के बारे में बताता हूं। संचार के साधन वे साधन हैं जिनका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है, मतलब एक संदेश को यहां से यहां भेजने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये दोनों ही किसी देश की जीवन रेखा की अर्थव्यवस्था है, मतलब जीवन रेखा कहे जाते हैं।
क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट समझा देता हूं और पॉइंट खुद से लिख लेना। एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक वाहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है। एक वाहन की सुविधा पर भी निर्भर करता है, किस चीज को कितना जल्दी वहां पहुंचाया जा सकता है। इसलिए परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्ण अपेक्षित हैं। ठीक है, जो परिवहन के साधन है वो विकास करने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक पॉइंट और बताऊंगा कि भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। इसका कारण अच्छे परिवहन और संचार है। ठीक है, अच्छे परिवहन और संचार है। और भी पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, ये है हमारे 5 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार करके जाना। ठीक है, ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारा आप लोग क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना। ठीक है, यह पूछ रहा है लोकतंत्र जो है वो किस तरह उत्तरदायी एंड जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार एक उत्तरदायी एंड जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आप लोग सारा क्वेश्चन तैयार करके ही जाना है। ठीक है, यहां देखो, जो लोकतंत्र होता है एक शासन होता है। ठीक है, एक व्यवस्था होता है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। निम्नलिखित तथ्यों से इसे समझा जा सकता है। ठीक है, हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे एक सरकार का गठन होता है, कैसे लोकतंत्र एक जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। देखो, पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है। ठीक है, पहला जो हमारा पॉइंट है, देखो सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित अवधि होता है। ठीक है, 5 साल ऐसे करके होता है ना, तो एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, मान लो 5 साल तक कोई है, फिर उसके बाद चुनाव कराया गया, फिर कोई दूसरा बन गया। ठीक है, ऐसे करा जाता है। ठीक है, और हो सकता है दोबारा वही फिर से आ जाए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराया जाता है। कराए जाते हैं, ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष का मतलब किसी पक्ष में नहीं होते हैं कि ये जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, नहीं, जिससे जनता चाहेगी वही होगा। ठीक है, सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। जो सभी दल हैं, जैसे आपका कई सारे दल हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। ठीक है, जो अच्छा होगा उसको खड़ा कर देंगे। और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी मत दे सकता है। अब मतदाता कौन है, जनता है। ठीक है, तो जनता क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी मत दे सकता है, किसी दल को भी मत दे सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, और जो कि हमारा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। ठीक है, दूसरा देखो, कानून पर खुली चर्चा। ठीक है, जो कानून है, कानून पर खुली चर्चा के बारे में ये दूसरे पॉइंट से हम लोग समझ सकते हैं। देखो, लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो है, सरकार जो भी कानून बनाती है, जो सरकार है वो जो भी कानून बनाती है, ठीक है, वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनाता है। मतलब ऐसे नहीं तुरंत बना देता, नहीं, वो एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनाता है। ठीक है, बनता है। क्या करता है, जो लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो है, सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है। उस पर क्या किया जाता है, पूरी बहस किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, कि फिर उसे जनता के समक्ष खड़ा किया जाता है। फिर उसे जनता के समक्ष खड़ा किया जाता है कि आप चुनाव के लिए अच्छे हो। ठीक है, और कानून जो है, कानून बनाया जाता है, तो वो कानून को तब जनता के समक्ष खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। देखो, एक एक पॉइंट से समझ सकते हो आप सारी चीजें। पॉइंट मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं ताकि आप लोग सारे पॉइंट को समझ जाओ। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट है सूचना का अधिकार। जो सूचना होता है उसका अधिकार समझो। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। जो लोकतांत्रिक देश हैं, जो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि जो फैसले हैं लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, झकलापटा कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा सूचना का अधिकार। चौथा पॉइंट आप लोग समझो, जवाबदेह सरकार का गठन। जवाबदेह सरकार का गठन समझ लो। देखो, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा ध्यान से। देखो, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है में एक ऐसी सरकार का गठन होता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है,
जो कायदे कानून को मानती है, ठीक है, कानून को मानता है और लोगों को प्रति जवाबदेह होता है, जो लोगों का जवाब दे सके। ऐसा नहीं कि बना दिया जाए और उसको कुछ आता ना हो, ठीक है, जो लोगों का जवाब दे सके, भाषण दे सके, ठीक है। और लोकतांत्रिक सरकार जो होता है नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्से बनाने और खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है, ठीक है। एंड इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, इस प्रकार का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, ठीक है। समझ में आ गया ना, ये हमारा है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ये आप लोगों को मैं यही समझाना चाहता था 4 पॉइंट के द्वारा कि जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार एक जिम्मेवार, उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। तो इन 4 पॉइंट के द्वारा आप बता सकते हो, थोड़े और भी आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को देखो, ये तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करके सारे का आंसर लिख दिया। अब आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर लेना, कल आप लोगों का पेपर है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 से मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला, भारत की मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भारत की एक मुख्य मतलब भारत की जो मुख्य फसल है उस पर आपको टिप्पणी लिखना है, अच्छे से अपने डिस्क्राइब करना है। बहुत सारी मुख्य फसलें हैं, उनके बारे में बताना है। दूसरा जो आप लोगों को क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। कुछ ऐसे कारक की चर्चा कीजिए जिससे जो उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है, उन कारकों की चर्चा करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 अब आप लोग देखो, सारा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। जो लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है, कि लोकतांत्रिक जो शासन है, लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का आप लोगों को उल्लेख करना है, वर्णन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं, एक गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, इस पर आप लोगों को अच्छे से विचार विमर्श करना है। तो ये आपको 10 जो मैंने बताया आंसर के साथ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मान लो हमें सामाजिक विज्ञान में थोड़ा सा कम ही आता है। देखो सामाजिक विज्ञान, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाना चाहता हूं। अगर आप समझ जाओगे ना तो मान लो अगर आपको थोड़ा कम भी आता है तो आप लिख कर आओगे। सामाजिक विज्ञान में ना आपको फार्मूले की जरूरत है कि सर फार्मूला नहीं याद है तो हम कैसे लिखें, और सेकंड ना किसी आपको नियम की जरूरत है कि सर ये नियम नहीं आता मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। नहीं, इसमें कोई नियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड आप लोगों को इसमें मतलब कोई रूल नहीं है कि आप इतना ही लिखो, ठीक है, ये सब नहीं जरूरत है। इसमें जरूरत क्या है, आपके पास माइंड जो है वो कितना मतलब दौड़ता है। देखो माइंड का मतलब है कि ये कितना आप लोगों को सोच सकते हो। जैसे आपका लोकतंत्र के बारे में आ गया, अब लोकतंत्र के बारे में आ गया तो लोकतंत्र के बारे में आप कितना सोच सकते हो। महिला आरक्षण के बारे में आ गया तो उसके बारे में आप कितना लिख सकते हो। आपको याद है या ना याद है कोई दिक्कत नहीं, आपको याद ना हो। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, क्वेश्चन में अगर आपको कुछ पॉइंट याद है तो आप 2 पेज का आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो, 2 पेज आप आराम से लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो या ना याद हो, अगर थोड़े से पॉइंट याद हैं तो आप उसको बना बनाकर बहुत अच्छा कर सकते हो। और मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बताता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन कोई याद नहीं करता, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कोई बच्चा मतलब पूरा याद नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो मतलब बिल्कुल टॉपर ही है तो हो सकता है वो याद कर ले, लेकिन अगर जो बच्चा मतलब अच्छे से पढ़ाई कर रहा है उसको भी पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद रहेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 3 से 4 पेज में रहेगा, कैसे कोई याद कर लेगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैंने भी पेपर दिया था, लॉन्ग क्वेश्चन उतना अच्छे से किसी को नहीं याद होता। मैंने भी खुद बना कर लिखा था, थोड़े याद थे पॉइंट वगैरह, और उसमें आए थे 87 मार्क्स सोशल साइंस में, 87 मार्क्स आए थे। और हाँ, अगर मैं थोड़ा सा मुझे पता होता तो मैं उसको 90% आराम से कर देता, ठीक है। लेकिन अब आप लोग क्या करना, वहां क्वेश्चन छोड़कर मत आना। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ये पॉइंट याद रखना, आपको लिखकर आना है, ठीक है। मान लो आपको ऑब्जेक्टिव नहीं याद रहा है तो ऑब्जेक्टिव भी छोड़कर मत आओ, तुक्का लगा दो भाई, हो सकता है सही हो जाए, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है कि आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। नहीं आता तो भी लिख कर आना है। सामाजिक विज्ञान में नहीं आता फिर भी लिख कर आओगे, देखना सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा मार्क्स रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सामाजिक विज्ञान में आप कुछ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता फिर भी आप उसको बना बनाकर 2 से 3 पेज भर दो,
कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिलेगा। हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, अंडरलाइन अच्छे से कर देना, एक एक पॉइंट को आप ज्यादा कोशिश करना कि उसको एक हेडिंग बनाकर लिखो। हेडिंग बनाकर लिखोगे ना तो वो एग्जामिनर को ज्यादा समझ में आएगा और आपको नंबर देता चला जाएगा। हेडिंग पढ़ेगा, नंबर देगा, फटाफट से आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे होता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आपको छोड़कर नहीं आना है, लिखकर ही आना है बोर्ड एग्जाम में। ये सब पॉइंट याद रखना और आपको सामाजिक विज्ञान में बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। डरना नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आना है। तो ये है हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मैप यानी कि मानचित्र पर वीडियो बनाइए, तो अब अगला जो वीडियो रहेगा वो हमारा मानचित्र पर ही वीडियो रहेगा, वो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लाने वाला हूँ। तो सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।